हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1947 तक मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी आपका जो पीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है या कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो आप देख पाएंगे कि एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक टॉपिक है और जो पीटी एग्ज़ाम है उसमें साफ तौर पे मेंशन है कि 5 नंबर का यहाँ से पूछा ही जाना है क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है, हालांकि वो मेंशन करें सिलेबस में या ना करें। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंग्लिश में हम लोग जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के इसको लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर पढ़ें और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको किसी मेंटर या ट्यूटर के तरीके नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हम लोग एक दोस्त के तरीके ग्रुप स्टडी करेंगे। तो आप बिल्कुल भी दिमाग में ये मत सोचें कि मैं बहुत ही जीएस की बहुत टॉप फैकल्टी या बहुत ही रिसर्च वाला कोई टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग एक ग्रुप स्टडी में करेंगे पढ़ाई, और अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई, और जो भी गलती हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ताकि मैं उस कमेंट को पिन कर दूँगा तो बाकी लोगों तक भी वो सही सूचना पहुँच जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जान लेते हैं कि 1885 और 1947 के बीच में भारत जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन था। तो जो अंग्रेज़ आए थे वो कब आए थे और सबसे पहले कौन आया था, एक छोटा सा हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में जब आगमन हुआ था, तो सबसे पहले आप सभी ने पढ़ रखा होगा, मैं फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1498 में आपके पुर्तगाली आए थे। इसके बाद आपके 1605 में डच आए थे, और इसके बाद आपके अंग्रेज़ आए थे। अंग्रेज़ आपके 1608 में आए थे अंग्रेज़, ठीक है। और इसके बाद आपके डेनिस आए थे जो कि 1620 में डेनिस आए थे, और सबसे लास्ट में आपके 1668 में फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये आगमन है। और अगर हम लोग स्थापना की बात करें कि किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में अपने पाँव पसारे थे, तो इनका क्रम थोड़ा सा उलट जाएगा। वो कैसे उलट जाएगा हम लोग वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी कंपनी ने स्थापना की थी तो वो सबसे पहले पुर्तगाली थे आपके। पुर्तगाली ने एस्तादो द इंडियन करके 1498 में कंपनी की स्थापना की थी। मैं जो भी बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप बोलने पे भी फोकस करें, और मैंने इसका स्लाइड यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि मैंने सोचा था कि आपको शॉर्ट में समझा दूँगा। चलिए, तो हमने बताया आपको पुर्तगाली ने सबसे पहले अपनी कंपनी की स्थापना की, और ये कहाँ की थी, ये आपका केरल में की थी। आपका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आए तो थे डच आपके दूसरे नंबर पे 1605 में, लेकिन अंग्रेज़ लोगों ने पहले कंपनी की स्थापना की थी डच से। तो यहाँ पे ये क्रम उलट जाता है। तो अंग्रेज़ जो आपके थे, अंग्रेज़ इन्होंने अपनी कंपनी की जो स्थापना की थी वो सन 1600 में की थी, और ये आपकी मूसलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे की थी। इसके बाद डच लोगों ने स्थापना की थी। यहाँ पे डच पहले आए थे। बहुत ही आपको केयरफुली याद रखना है, इनका क्रम पूछा जाता है, स्थापना क्रम और आने का क्रम। तो आप याद रखिएगा कि स्थापना क्रम में अंग्रेज़ पहले आए हैं, डच बाद में आए हैं। और अगर आगमन की बात करेंगे भारत में तो सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच आए हैं, इसके बाद अंग्रेज़ आए हैं। तो स्थापना में अंग्रेज़ों ने पहले कंपनी की स्थापना कर दी है, इसके बाद डच लोग स्थापना करते हैं। डच लोगों ने स्थापना 1602 में की है, और ये भी आपकी मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश सेम जगह की गई है। इसके बाद आपके डेनिस आते हैं। ये डेनिस ने स्थापना जो की थी वो 1616 में की थी, और ये स्थापना आपकी तमिलनाडु में की गई थी। तमिलनाडु का एक स्थान आप पढ़ेंगे, ट्रैंक्यूबी करके नाम है, ट्रैंक्यूब करके समथिंग कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, उसके लिए माफ़ी, लेकिन ट्रैंक्यूब करके कुछ नाम है, ठीक है। तो ये की थी डेनिस ने 1616 में। और सबसे आखिरी में आपके फ्रांस है। तो ये फ्रांस सबसे आखिरी में
भारत में आगमन भी हुआ था और इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है कंपनी का वो भी सबसे आखिरी में इनका हुआ था 1664 में, और ये आपका सूरत में है, सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है। तो आपको आई होप ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सबसे पहले आपके एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने मेरी प्लेलिस्ट में देखा होगा कि मैं कोई भी वीडियो 20 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा लेके नहीं आता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आप एक वीडियो अगर एक बार देख लेंगे और इसको रिवाइज कर लेंगे नोट्स बना के, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन से एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले भारत में जो आगमन हुआ था यूरोपियों का, तो सबसे पहले आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आए जो कि आपके आए थे 1498 में। इसके बाद डच आते हैं जो कि 1605 में आते हैं। इसके बाद अंग्रेज आते हैं जो कि आपके 1608 में आते हैं। इसके बाद आपके डेनिस आते हैं जो 1620 में आते हैं, और इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं जो 1668 में आते हैं। और वहीं स्थापना के क्रम की बात करें, स्थापना के क्रम में तो सिर्फ डच और अंग्रेज स्थापना क्रम में ऊपर नीचे होंगे, और बाकी पुर्तगाली, डेनिस, फ्रांसीसी इनका क्रम सेम रहेगा। तो जो आपके डच हैं, सॉरी पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली ने सबसे पहले स्थापना की थी 1498 में कंपनी की, जिसका नाम था एस्तादो द इंडियन। फिर अंग्रेज़ों ने स्थापना की कंपनी की 1600 में। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आप लोग हूबहू पहचानते होंगे, सबसे ज़्यादा नाक में दम अंग्रेज़ों ने किया। और इसके बाद आपके आते हैं डच। डच का जो कंपनी का नाम था वो वेरगिदे आस्तो इंडिसे कंपनी करके नाम था। और इसके बाद आपके डेनिस लोग आते हैं, और डेनिस ने अपनी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सन 1616 में तमिलनाडु में कंपनी खोली। और सबसे आखिरी में आते हैं आपके फ्रांसीसी। इनकी कंपनी का नाम था कैंपेन देस इंडेस ओरिएंटल लेस समथिंग करके कुछ कंपनी थी, वो फ्रांसीसी कंपनी थी। तो ये आपकी 1664 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अगर जाने की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली आए हैं, और सबसे आखिरी में आपका याद होगा, शायद मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है मुक्ति दिवस के रूप में, और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली ही भारत छोड़ के सबसे अंतिम में गए थे। तो आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले भारत में कौन आया, कैसे कंपनियां स्थापित हुई, और इसके बाद कैसे इन लोगों ने राज किया। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं अपनी तरफ से एक दोस्त के रूप में तो आप मुझे वो सुझाव दे सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। तो हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है वो यहीं से ही शुरू होता है। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और थोड़ा पेशेंस के साथ उसको समझेंगे, और इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन में लिखा है सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम। यहाँ पे एक एक लाइन से आपका एक एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इतनी लाइन इस PDF में खुद से लिख के आपके लिए लाया हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना रहे। तो यहाँ है आपका सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम एवं राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ। तो इसकी स्थापना आप सब लोग पढ़ते आए होंगे कि A.O. ह्यूम ने की थी, और इसके में जो थे वो राष्ट्रवादी नेता के प्रयास भी थे कुछ कांग्रेसी लोगों के, और जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और उस समय का अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो वो हमारे लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है इसका पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस दिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का क्या नाम दिया था, तो जिसका पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, या पूछ सकता है कि किसने नाम दिया था। तो यहाँ पे जो भी एक लाइन लिखी है, अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें, या तो इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई के अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो पूर्व नियोजित स्थान पुणे, परंतु वहाँ पे हैजा फैलने के कारण मुंबई को चुना गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको आंसर करना है कि दिसंबर में 1885 में मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और पहले इसका जो प्रस्ताव था कहाँ पे होना है वो मुंबई को चुना गया था, और वहाँ पे हैजा फैल जाने के कारण इसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा सका। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। आपको एक एक लाइन बहुत ही केयरफुली से रीड करना है ताकि एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना हो। इससे एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है कि उसमें कितने सदस्य थे, कहाँ पे ये आयोजन हुआ था, कौन कौन इसके मेंबर थे, तो वो सब आपको बताना रहेगा। वह यहाँ पे जो स्थापना की थी वो A.O. ह्यूम ने की थी। लेकिन अगर ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी जी पहले अध्यक्ष थे। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी एग्ज़ाम में आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी और A.O. ह्यूम, तो हम लोग ये क्वेश्चन ना पढ़ के अधिकांश A.O. ह्यूम पे टिक करके चले आते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो की थी, और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उदारवादी नेता संवैधानिक तरीके से भारत में सुधारों की मांग कर रहे थे, जबकि गर्मपंथी नेता स्वराज की मांग को मुख्य मुद्दा बनाना चाहते थे। तो उदारवादी नेता आपको पता ही है, और जो गर्मपंथी नेता थे लाल बाल पाल, जिनके नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे, वो लोग स्वराज की मांग को मुख्य मुद्दा बनाना चाहते थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया है कि कौन कौन से उदारवादी नेता थे। और गर्मपंथी नेता आपके ये लाल बाल पाल के नाम से जो भी फेमस हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये आपके गर्मपंथी नेता थे। और ये मांग कर रहे थे कि जो स्वराज है तो उसको एक प्रमुख मुद्दा बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। वायसराय करजन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने इस स्टेटमेंट को कहा था। तो आपको याद रखना है कि ये करजन है जिन्होंने भारत और 1905 में बंगाल विभाजन करवाया था। तो आपको याद रखना है कि ये करजन ने स्टेटमेंट कहा था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्था, तो जो भी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, इस्टेब्लिशमेंट 1885 में, उसके पहले भी भारत में कई संस्थाएं थीं। ऐसा नहीं है कि वो पहली ही संस्था थी। तो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी संस्थाएँ थीं। तो यहाँ पर आपको टोटल 8 संस्थाएँ दिखेंगी जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जो इस्टेब्लिश हुई है उसके पहले की हैं। तो पहली जो संस्था थी वो आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में की गई थी। इसके बाद आपकी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में की गई थी। इसके बाद आपकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की 1851 में। इसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई है, और इंडियन एसोसिएशन 1876, इसकी स्थापना 1876 में हुई है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में हुई है। तो प्लीज़ आपको, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके पहले भी भारत में बहुत सारी संस्थाएं थीं, जिनमें से ये 8 मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके बताया है कि ये संस्थाएं 1885 से पहले की संस्थाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि कितनी संस्थाएं थीं और किस संस्था की कब स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे मैंने सन मेंशन कर दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में आंसर दे सकते हैं।
इसके बाद आते हैं बंगाल विभाजन पे 1905 में। 1885 से हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोग अब 1905 में पहुंच चुके हैं। बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई, आपको डेट याद रखनी है, लॉर्ड कर्जन ने, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1950 से प्रभावी हो गया। भंग विरोधी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन 7 अगस्त 1905 को ही आरंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1985 को शुभ दिवस एवं रक्षाबंधन के दिवस के रूप में मनाया गया। ये शुभ दिवस और रक्षाबंधन के रूप में इसलिए मनाया गया क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में एक विरोध पैदा कर दिया जाए और दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। तो इस कारणवश रविन्द्रनाथ टैगोर, जितने भी उस समय पे अच्छे अच्छे नेता थे जिनका प्रभाव जनता के ऊपर अच्छे से था, उन्होंने प्रयास किया कि एकता बनी रहे हिंदू और मुस्लिम में, और इसलिए उन्होंने इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का आयोजन किया। और इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आंदोलन का प्रसार पंजाब, मुंबई, आंध्र प्रदेश तथा मद्रास में हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ? आंदोलन का प्रसार पंजाब, मुंबई और आंध्र प्रदेश में हुआ, और 16 अक्टूबर को आपका ये प्रभावी हो गया था, और इसी दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्वदेशी और स्वराज 1905 से 1906। तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के स्वरूप स्वदेशी व स्वराज की मांग की गई। ये आपके गर्मपंथी नेता थे और इनका जो स्टार्टिंग से 1885 में ही मांग था कि स्वराज पे सबसे पहले फोकस किया जाए, तो उन्होंने 1905 और 1906 के बीच में इन्होंने स्वराज की मांग की। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी, 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी। तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी और स्वराज की मांग कब कब रखी गई और कहाँ पे रखी गई और किसके द्वारा रखी गई। तो वही मैंने यहाँ पे सारा पॉइंट मेंशन किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक एक लाइन बहुत ही केयरफुली रीड करना है। तो चलिए हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कि 2 घंटे या 3 घंटे का वीडियो बन जाए, लेकिन अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से छूटने वाला नहीं है। तो 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग की, और 1906 में कोलकाता अधिवेशन में, पहले बनारस में हुआ है 1905 में, वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज की मांग की, और इसके बाद 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं आपको एक एक छोटी छोटी स्लाइड और उसमें जो भी 3, 4, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही लेके आया हूँ, फालतू का यहाँ पे आपको कंटेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद आते हैं मुस्लिम लीग 1906 पे। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 1906 सलीम मुल्ला खां एवं आगा खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो कब स्थापना हुई मुस्लिम लीग की? 1906 में, और किसके नेतृत्व में? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में। कहाँ पे हुई? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति सभी मुसलमानों की निष्ठा में वृद्धि करना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जी थे। और इसके बाद ये नवाब सलीमुल्लाह था, जो नवाब सलीमुल्लाह जो आपके मुस्लिम लीग की स्थापना करने में जिनकी अहम भूमिका रही है, वो इसके संस्थापक अध्यक्ष भी बने। नवाब सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। यहाँ पे था नहीं है, यहाँ पे है खां, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो चलिए आई होप आपको मुस्लिम लीग समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस में विभाजन 1907। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया। तो 1907 में जो भी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ था? सूरत में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में उदारवादी तथा उग्रवादी कांग्रेसी नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद सामने आया। जो भी हमारे गर्मपंथी और नरमपंथी नेता थे, उनके बीच का विचार, जो भी वैचारिक मतभेद था, वो यहाँ पे 1907 में उभर कर सामने आया। तो इसके बाद सूरत के विभाजन का तत्कालिक कारण अध्यक्षों के चुनाव का मुद्दा था। इस अधिवेशन में अध्यक्षता
इसके अध्यक्ष या रास बिहारी बोस बने थे। तो सूरत अधिवेशन आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, आपके रास बिहारी बोस जी थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राजधानी परिवर्तन 1911। तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ, जिसके स्वागत में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन रद्द करने एवं राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कोलकाता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। तो आप सभी को पता है कि इस समय जब ये राजधानी परिवर्तन हो रही थी तो ये ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम वो दिल्ली आए थे और इसी समय ये जो प्रस्ताव था वो पास किया गया कि जो कोलकाता पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी उसको 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद 1914 आता है। तो 1914 में जो अहम घटना घटित हुई वो था ताना भगत आंदोलन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ताना भगत आंदोलन बिहार के दक्षिण भाग, जो कि अब झारखंड में है, 1914 में आरंभ हुआ। तो ताना भगत का जो आंदोलन आरंभ हुआ वो बिहार के दक्षिण भाग में उस समय वो था, बिहार के दक्षिण भाग में स्थित था और बाद में विभाजन के बाद झारखंड जब नया राज्य बना तो अब वर्तमान में जो जगह है वो झारखंड में है। और यह आदिवासियों का पहला आंदोलन था जिसमें सत्याग्रह को महत्व दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आदिवासियों का पहला आंदोलन कौन सा था और जिसमें सत्याग्रह को महत्व दिया गया। तो वो था आपका ताना भगत आंदोलन। और ये भी पूछ सकता है ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपका 1914 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इस आंदोलन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है यहाँ से। इस आंदोलन को जतरा भगत नामक व्यक्ति के नेतृत्व में प्रदान किया गया। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे जतरा भगत नामक एक व्यक्ति थे जो कि इसका नेतृत्व कर रहे थे। यह आंदोलन ऊंची भूमि राजस्व दर तथा चौकीदारी के विरुद्ध आरंभ हुआ था। तो ये किस लिए मतलब आरंभ हुआ था? यह जो भूमि में बहुत ही ज़्यादा लगान और ऊंची राजस्व कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसको कम करने के विरोध में ये लोग आंदोलन कर रहे थे। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक था कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। इस संदर्भ में भारत के गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू जहाज पर 376 यात्रियों को लेकर कनाडा की ओर प्रस्थान किया था। कितने यात्रियों को लेकर? 376। और कब का प्रकरण है ये? 1914 का। और किस चीज़ से जुड़ा है? ये कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से जुड़ा है और प्रस्थान किया था, परंतु कनाडा सरकार ने यात्रियों को उतरने से मना कर दिया था। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है जो पूछा जाता है कि कामागाटा मारू क्या चीज़ था और किस जहाज़ का नाम था या क्या था। तो ये एक तरीके का जहाज़ था जिसमें 376 यात्री भारत से गए थे कनाडा की ओर और कनाडा सरकार ने भारतीय यात्रियों को उतरने से मना कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ समझौता 1916। तो 1916 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो 1916 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। पहला, उग्रवादियों को जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, एक बार फिर से कांग्रेस में पुनः प्रवेश किया गया। पहला। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। तो ये घटना 2 महत्वपूर्ण थी कि जो लोग भी 9 वर्ष पहले कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था उनको शामिल करने की बात कही गई। और दूसरा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। लखनऊ समझौते के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार
मुसलमानों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार की, जो कि कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्रवादियों और उदारवादियों को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पे जो आपको याद होगा 1907 में दोनों के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो गया था, गर्मपंथी और नरमपंथी में। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो भी वैचारिक मतभेद था वो यहाँ पे हटा दिया गया और दोनों एक हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लखनऊ अधिवेशन 1916 को दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो कि ये उग्रवादियों को पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। एक बार फिर से कांग्रेस में पुनः प्रवेश, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक समझौता हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार की, जो कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्रवादियों और उदारवादियों को पुनः एक करने की तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि 1907 में जो भी वैचारिक मतभेद थे गर्म दल और नरम दल के बीच में, वो यहाँ पे दूर हो जाते हैं और ये दूर कराने में तिलक और एनी बेसेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसके बाद आता है हमारा होम रूल लीग आंदोलन 1916। तो एक चीज़ मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो ये कामागाटा मारू प्रकरण था, इसके बाद 9 जनवरी 1915 को, एग्जैक्ट डेट शायद मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है यही राइट होगा, को जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी वो एक किसान थे राजीव शुक्ला करके, राजीव शुक्ला। तो जब महात्मा गांधी अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में थे महात्मा गांधी, तो राजीव शुक्ला महात्मा गांधी से कहने गए थे कि चलिए भारत में चलिए, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है और किसानों का बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है, उन पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि आपको नील की खेती करनी ही करनी है। तो इनके कहने पर महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे। अब जो भी घटनाएँ घटित होंगी वो उस टाइम पे भारत में अब महात्मा गांधी मौजूद रहेंगे। तो 1914 के बाद जब भी ये लखनऊ समझौता हुआ है, तो अब यहाँ से आपको ये मान के चलना है कि अब जो भी समझौते हो रहे हैं या कोई भी मूवमेंट हो रही है किसी भी प्रकार की, तो अब गांधी जी हमारे भारत में आ चुके हैं, गांधी जी मौजूद हैं भारत में। अब उनकी मतलब उनके सामने ही जो भी अब प्रकरण आगे घटित होगा वो उनके सामने के ही हैं। अभी तक क्या था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। तो चलिए होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में की। जोसेफ बेपिस्टा इसके अध्यक्ष थे। तो पहली लाइन से जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं मैं वो एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान सुनिए कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। ये स्थापना आपकी 28 अप्रैल 1916 में हुई। किसने की? ये आपकी बाल गंगाधर तिलक जी ने की। कहाँ पे की? ये हमारी बेलगांव पुणे में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया? वो हमारे जोसेफ बेपिस्टा इसके अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तिलक ने मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्रों द्वारा होम रूल लीग के विचारों का प्रसार किया। तो तिलक ने किन समाचार पत्रों द्वारा होम रूल लीग के विचारों का प्रसार किया था? वो आपके थे, एक था आपका मराठा, दूसरा आपका था केसरी। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन कौन से समाचार निकाले थे। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सितंबर 2016 में एनी बेसेंट अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन मद्रास में किया। तो एनी बेसेंट जी ने जो होम रूल लीग का गठन किया था वो कहाँ पे किया था? वो आपका मद्रास में किया था। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2016 नहीं है, यहाँ 1916 है, माफ़ कीजिए, आप लोग समझ गए होंगे, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1916। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन मद्रास में किया। और इन्होंने भी 2 समाचार पत्र निकाले थे। किस लिए निकाले थे? होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या नाम थे उनके पेपर के? एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यूज
न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाले। इसी के माध्यम से इन्होंने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहाँ पे आपका नीचे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बाल गंगाधर तिलक आपके गरम दल के नेता थे और गोपाल कृष्ण गोखले ये सभी लोग नरम दल थे। तो क्या किया था कि गोपाल कृष्ण गोखले की जो संस्था थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इनके जितने भी सदस्य थे उनको होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917। अब ये भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन है। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए। इन्हीं के निमंत्रण पे साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 को। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, चंपारण में नील किसानों की स्थिति। 3 कठिया पद्धति, एक पद्धति थी 3 कठिया, जिसके अंतर्गत 3/20 हिस्से में नील की खेती अनिवार्य थी। इसी के कारण ये खराबी थी। अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती थोप दिया था कि जो भी एक 3 कठिया पद्धति इन लोगों ने लॉन्च किया, जिसके तहत 3/20 हिस्से में आपको नील की खेती करना ही करना है, और जो कि जिसके द्वारा किसानों का बहुत ही बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा था। इसी के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया। आइए आगे देखते हैं। गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का पहली बार भारत में प्रयोग किया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। और इसी आंदोलन में नेता राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, महादेव देसाई गांधी जी के समर्थन में इनके साथ उतरे। गांधी जी के सत्याग्रह के बाद सरकार ने नील किसानों की स्थिति पे विचार करने के लिए एक समिति गठित की। ठीक है, जो भी उस समय ईस्ट इंडियन सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने एक समिति गठित की ताकि नील किसानों की स्थिति पे वो विचार कर सकें कि क्या सही है, क्या गलत है, इसमें क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं। सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा गांधी की उपाधि प्रदान की। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी की उपाधि किसने प्रदान की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि प्रदान की। तो आपको जो महात्मा कहा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा था। और किस सत्याग्रह में कहा था, किस आंदोलन में कहा था? ये आपके चंपारण सत्याग्रह 1917 में कहा था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर इस समय बहुत ही एक फेमस साहित्यकार के रूप में इनकी ख्याति हो चुकी थी, क्योंकि 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर एक नोबेल प्राप्तकर्ता पहले भारतीय थे। तो इसलिए इनका प्रभाव बहुत ही था भारत में, और जिसकी वजह से एक कुशल नेतृत्व गांधी जी ने किया चंपारण सत्याग्रह का। इसी के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कह के बुलाया था। और थोड़ी सी चीज़ें अगर इधर उधर हो रही हैं तो प्लीज़, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं कोई ट्यूटर या मेंटर टाइप का नहीं हूँ। मैं आप में से ही आपके लोगों के तरीके दोस्त हूँ, जो कि एक तरीके से ग्रुप स्टडी के लिए यहाँ पे हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई गलती हो रही है छोटी मोटी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, या उसको थोड़ा सा मेरी भूल समझ के उसको माफ़ कर दीजिए या स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। तो इसको अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है और मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। ये कब आई? ये 1917 में आई। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की संसद में, उस समय ब्रिटेन की संसद में भारत के सचिव, उस समय भारत के सचिव थे आपके मॉन्टेग्यू, ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में क्या था हम लोग वो जानते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रशासन करने की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात कही गई। ठीक है,
इन्होंने कहा कि जो भी भारत में प्रमुख शाखाएं हैं उनमें जो भी अधिकारी के तौर पे नियुक्त की जाए वो भारतीयों को ज़्यादा वरीयता दी जाए। और यह घोषणा जो भी है, अब मॉन्टेग्यू घोषणा थी 1917, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था ये इसी का आधार बनी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918, गांधी जी ने किस किसानों की समस्याओं को लेके 1918 में खेड़ा में किसान सत्याग्रह शुरुआत की। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये है यहाँ पे गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को लेकर 1918 में खेड़ा में किसान सत्याग्रह शुरुआत किया। और गांधी जी के अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभ भाई, इंदुलाल याग्निक इनके सहयोगी के रूप में सत्याग्रह में साथ आए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारा क्या है। अब आते हैं 1918 पे। तो 1918 में आपका अहमदाबाद सत्याग्रह होता है। मील मजदूर और मील मालिकों के बीच में प्लेग, एक तरीके का बोनस को लेके विवाद आरंभ हो गया। इस आंदोलन सर्वप्रथम गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो ये गांधी जी से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में कि गांधी जी को सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पे किया था, कौन सा किया था, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहाँ पे बुलाया गया था, और गांधी जी सबसे पहले भूख हड़ताल पे कहाँ बैठे थे, और दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, कितने दिनों में ख़त्म हुई थी, कितने उसमें साथ में उनके सहयोगी लोग कितने लोग थे। तो ये सब बहुत पूछा जाता है। तो आप ये याद रखिए कि अहमदाबाद जो सत्याग्रह था उसमें गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। अनसुईया बेन पटेल गांधी जी की सहायिका थी। ठीक है, एक अनसुईया बेन पटेल जी थी, पटेल जो थी वो गांधी जी की सहायिका थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतलब किसी को भी बस अगर वो संदिग्ध है तो कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है और उसको लेके जेल में डाल दिया जाएगा, जब तक मर्जी होगी वो जेल में रखा जाएगा और जो सज़ा चाहेंगे वो सज़ा दे दी जाएगी। तो इस तरीके का ये एक कानून ब्रिटिश सरकार लेके आई थी जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इसमें इसे आतंकी अपराध अधिनियम भी कहा गया। भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून माना। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में हड़ताल की गई। तो कब हड़ताल की गई? वो आपका 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में देश में हड़ताल की गई। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित कराया। तो गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित करवाया। तो गांधी जी चाहते थे कि सत्याग्रह आंदोलन की तरह इस कानून को भी वापस किया जाए, तो जिसका प्रस्ताव गांधी जी ने पारित करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि एक जघन्य अपराध था, वो घटित हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। जो रॉलेट एक्ट था उसमें जगह जगह पे आंदोलन होने लगे थे, देश में हड़तालें होने लगी थी और गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन पे निकल चुके थे। मतलब उन्होंने प्रस्ताव पारित करवा लिया था कांग्रेस में, और इसके बाद जगह जगह से छोटे छोटे मतलब लड़ाई दंगे टाइप के, मतलब विरोध, एक तरीके का विरोध होने लगा था भारत में। तो जिसके जब विरोध हो रहा था तो वहाँ पे एक पंजाब के लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। वायसराय की कार्यकारी के सदस्य शंकर नैयर ने इस हत्याकांड के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। तो आपको ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए नेक्स्ट वाले पॉइंट पे भी और इस पे, कि वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य, जो उस समय वायसराय थी उसमें कार्यकारिणी के सदस्य एक थे शंकर नैयर जी, जिन्होंने इस हत्याकांड के विरोध में
कार्यकारिणी सभा से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। अगर आपसे पूछ लेता है कि किसने जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी थी, वो थे आपके दीनबंधु C.F. एंड्रूज, ठीक है। इस हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने हंटर समिति नियुक्त की, जिसके सदस्य थे लॉर्ड हंटर, मिस्टर जस्टिन रसिकन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज बैरो, सर टॉमर स्मिथ, सर चिमन सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो इतने लोगों को ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया कि इसके जो भी सदस्य हैं, ये घटना क्यों घटित हुई, आप इसका पता लगाइए। तो इस पता लगाने के लिए इतने लोगों को नियुक्त किया गया था। इसके बाद भी जनरल डायर को ब्रिटेन की संसद में इनको बरी कर दिया गया था और वहाँ पे किसी उपाधि से उसको नामित किया गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 1919 के बाद अब हम लोग 1920 में पहुँच चुके हैं। और 1920 में जो महत्वपूर्ण प्रकरण था वो हमारा खिलाफत आंदोलन था। तो चलिए खिलाफत आंदोलन में हम लोग देखते हैं क्या हुआ खिलाफत आंदोलन में। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि के प्रावधानों के अनुसार तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन भड़का। तो खिलाफत आंदोलन हमारा क्यों भड़का था, वो तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन भड़का। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया, 17 अक्टूबर 1919 को। 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल एवं कॉमरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। तो ये हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, कौन था, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इनकी एक पत्रिका थी जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, अल हिलाल एवं कॉमरेड इनकी पत्रिका थी, जिसके माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया गया, ठीक है। 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया और अध्यक्ष बने। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया और इसके अध्यक्ष बने। तो ये आपका था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम 1920 से 1922 के बीच में जो घटना घटी उसको देखते हैं। तो इसके बीच में आपका कौन सा आंदोलन हुआ, वो आपका असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन के हम लोग मेन पॉइंट देख लेते हैं। 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई, ठीक है। आपका प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ, यह आपका लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और कब हुआ, कोलकाता अधिवेशन में हुआ, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया था। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के दिन ही तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई, जिसके बाद तिलक कोष का गठन किया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए, ठीक है। आप पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइएगा और देखते भी जाइएगा। गांधी जी ने इस दौरान बहिष्कार की घोषणा की और विद्यार्थियों ने विद्यालयों में, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। इस विरोध में जो विद्यार्थी थे वो स्कूल जाना उन्होंने बंद कर दिया और अदालतों में जो भी वकील जा रहे थे वो भी उन्होंने अदालत जाना भी छोड़ दिया। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। तो पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया, तो वो आपको गिरफ्तार किया गया था, वो आपके हमारे नेता थे, मोहम्मद अली नेता थे हमारे, ठीक है। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। तो गांधी जी ने, अगर पूछा जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई थी, तो वो आपका असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में, ठीक है। गांधी ने जो केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर देश में सार्वजनिक हड़ताल की गई। तो 17 नवंबर को एक प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि आने वाले थे भारत में,
और इस दिन सार्वजनिक हड़ताल की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन को जलाए जाने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। तो क्या हुआ था कि जो गोरखपुर के पास जो ये चौरी चौरा आपकी जो घटना थी, इसमें क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें बहुत सारे तो नहीं, कुछ एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर कोई चीज़ सत्याग्रह से बन सकता है, कोई काम या कोई आंदोलन सफल हो सकता है, तो उसमें हिंसा का कोई ज़रूरत नहीं है। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और आप सभी को पता हो उनको हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। तो जब उन्होंने देखा कि देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगी हैं, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था, स्थगित कर दिया था, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब उग्र हो गए थे। इस चक्कर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं 1923 में। 1885 से शुरू हुए थे, हम लोग 1923 में हैं और हम लोग 1947 तक जाएंगे। तो 1923 में जो आपका महत्वपूर्ण प्रकरण था वो हमारा स्वराज पार्टी थी। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर ने इलाहाबाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो जब ये असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, इसके बाद हमारे मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर ने इलाहाबाद में किस पार्टी का गठन किया था? वो पार्टी थी हमारी स्वराज पार्टी। 1923 में किया। स्वराज पार्टी ने 1923 में हुए एक विधान परिषद चुनाव में भाग लिया तथा अच्छी सफलता भी प्राप्त किए। तो स्वराज पार्टी ने 1923 में एक विधान परिषद के चुनाव हुए थे, जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो 1925 में एक विट्ठल भाई पटेल जी थे, जिनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कुछ पॉइंट। इसके बाद आते हैं हम लोग 1927-1928 में क्या घटित हुआ। इस समय हमारा आया साइमन कमीशन। तो इसका देखते हैं पॉइंट नंबर 1। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था कि ये आया तो साइमन कमीशन, लेकिन इसमें 7 जो सदस्य थे वो सभी ब्रिटिश थे। और कब आया? 8 नवंबर 1927 को आया। ठीक है, इस आयोग का कार्य 1919 के अधिनियम के व्यावहारिक सफलता का पता लगाना था कि उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई। किसी भारतीय को शामिल नहीं करने के कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ, क्योंकि आपने देखा ऊपर लिखा है इसके 7 सदस्य थे और ये सभी ब्रिटिश थे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिनकी बाद में 1928 को मृत्यु हो गई। इस पुलिस कार्रवाई का नेतृत्व सैंडर्स कर रहा था। तो पूछा जाएगा कि कहाँ पे साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो लाला लाजपत राय जी को वो लाठी लग गई थी। तो ये हमारा हो रहा था लाहौर में। ठीक है, और किस नेता की लाठी लगने से मृत्यु हुई थी, तो वो आप बता सकते हैं कि लाला लाजपत राय जी को लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। अगर पूछता है कब हुई थी, तो बताना है आपको 1928 को हुई थी। और इस पुलिस कार्यवाही का जो भी ये लाठी चार्ज हुआ था सभी नेताओं पे, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो ब्रिटिश का अधिकारी था, सैंडर्स नाम था। ठीक है, इतने आपके इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। इसके बाद 1928 में हमारी नेहरू रिपोर्ट आती है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई। ठीक है, इसमें डोमिनियन स्टेटस, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा प्रांत में स्वायत्तता को स्वीकृति दी गई। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों को खारिज कर दिया। सिख समुदाय भी इससे संतुष्ट नहीं था।
तो आपको सिंपल सा है कि नेहरू रिपोर्ट में आपका जो भी डोमिनियन स्टेटस था वो केंद्र में, और द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकृति दी गई थी। और इससे आपका जो भी मुस्लिम लीग था वो संतुष्ट नहीं था और आपका सिख समुदाय भी संतुष्ट नहीं था। तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है कि डोमिनियन स्टेटस केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा प्रांतीय स्वायत्तता केंद्र में कब स्वीकृति दी गई। तो आपको बताना है 1928 में दी गई। और ये किस नाम से जाना जाता है इसको, तो ये नाम से जाना जाता है हमारा नेहरू रिपोर्ट से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जिन्ना फार्मूला 1928। नेहरू रिपोर्ट के समानांतर जिन्ना ने एक 14 सूत्री फार्मूला तैयार किया। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल देने से मना किया गया था। जिन्ना फार्मूले में पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर केंद्रीय सदन में वन सेकेंड केंद्रीय सदन में 1/3 स्थान तथा पंजाब और बंगाल में 50% आरक्षण मुसलमान को देने की बात रखी गई। तो जिन्ना का जो फार्मूला था उसमें 14 सूत्री फार्मूला था। इसमें इन्होंने बोला था कि जो भी पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जा रहा है के स्थान पे क्या किया जाए, केंद्रीय सदन में 1/3 स्थान तथा पंजाब और बंगाल में 50% आरक्षण मुसलमान को दिया जाए। ये आपका जिन्ना जो फार्मूला 1928 था ये तैयार किया गया था, ठीक है, जिन्ना जी द्वारा। और नेक्स्ट है हमारा 1928। इसमें देखते हैं कि कौन सी घटना घटित हुई। तो इसमें आपका हुआ है बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। गुजरात के बारदोली में किसानों द्वारा 30% अतिरिक्त लगान वृद्धि की गई। इसका किसानों ने विरोध किया। बारदोली में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, ठीक है। आपको याद रखना है कि बारदोली में किसानों का नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने। और महिलाओं ने प्रमुख रूप से भाग लिया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार महिलाओं ने प्रमुख रूप से भाग कब लिया, तो वो था आपका बारदोली सत्याग्रह। सरकार ने 30% लगान वृद्धि को वापस कर लिया। इस पर वृद्धि को 6.3% रहने दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितने % लगान थी और फिर कितने % रहने दिया। बारदोली सत्याग्रह के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो आपको याद रखना है कि किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, तो और किसके द्वारा दी गई। तो यहाँ पे जो भी बारदोली सत्याग्रह था उसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब ये कुशल मतलब सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद जो भी महिलाएं थी उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1929। तो 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन होता है। इसका पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह निरस्त घोषित किया गया, ठीक है। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, बस इतना इसमें पूछा जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ, ठीक है। तो इससे यहाँ पे इतना ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जो भी यहाँ पे गांधी जी की 11 सूत्री मांगे लिखी हैं, क्योंकि कभी भी पीसीएस या आरओ एआरओ के मतलब पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम पे या पे यूपी हो या एमपीपीएससी हो या बिहार का कोई मतलब पीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, तो उसमें क्या है कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगे साफ रूप से 3 ऑप्शन दे के एक चौथा ऑप्शन गलत लिख के दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से 11 सूत्री मांगों में से इनमें से एक ऑप्शन गलत है जो कि मांग नहीं थी गांधी जी की, वो कौन सा है बताइए। तो हम लोग एक बार इनको अपनी आंखों के सामने से गुजार लेते हैं। तो पहला है
रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। ये उस टाइम की अपना कोई एक राशि होगी जो कि उस समय चलती होगी, तो इस पे हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पे 11 सूत्री मांगे ही पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा लगान 50% कमी की जाए। तीसरा है सिविल सर्विस की तनख्वाहें आधी कर दी जाए। चौथा है फौजी खर्च में कम से कम 50% की कमी की जाए। पाँचवा है रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं और विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। छठा है तटीय यातायात विधेयक पास किए जाएं। सातवां है CID गुप्तचर और पुलिस विभाग ख़त्म कर दिया जाए और उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। आठवां है हिंदुस्तानियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। नवां है नमक पर सरकारी इजारेदारी और नमक टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। 10वां है नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद कर दिया जाए। और 11वां और सबसे आखिरी है उन सब राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या के अभियोग नहीं हैं, जिन पर हत्या करने का आरोप ज़बरदस्ती लगाया गया है और वो दोषी नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए। तो ये गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद आता है 1930। तो 1930 में आपका कौन सी घटना घटित होती है, वो है हमारा दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ, जिनमें से वेब मिरन अमेरिकी भी एक था, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा आरंभ की। इस यात्रा का उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। इस कारण इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, ये आपका एक 24 दिन की यात्रा थी जो गांधी जी ने पैदल पूरी की थी, अपने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने नमक कानून को तोड़ के आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे। तो कुछ पॉइंट है यहाँ पे हम लोग उनको रीड करेंगे। नमक कानून तथा अन्य कानून का उल्लंघन, ये कार्यक्रम थे। भू राजस्व लगान तथा अन्य करों का भुगतान न करना। तीसरा था कानूनी अदालतों, विधानमंडलों, चुनाव, सरकारी समारोह, सरकारी महाविद्यालय का बहिष्कार। चौथा है आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शन का आयोजन। और अंतिम और आखिरी था आपका सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देना तथा नागरिक, सैनिक, पुलिस सेवा में शामिल ना होना। तो ये आपके कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर, मैं यहाँ पे जो भी डेट लिखी है आप अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। ठीक है, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग तथा उदारवादी प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, आई होप आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 1931 में। 1931 में आपका महत्वपूर्ण घटना होती है, वो होता है आपका गांधी इरविन समझौता। पॉइंट नंबर पहला देखते हैं। 6 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। किसके किसके बीच में हुई? आपके तत्कालीन वायसराय उस समय इरविन थे और गांधी जी के बीच में। ठीक है, 6 मार्च 1930 को। इस समझौता में गांधी जी की कई मांगों को मान लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का आश्वासन दिया गया, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अब हम लोगों ने देखा है नमक कानून के बाद से गांधी जी ने शुरू कर दिया था। उसके कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं। ठीक है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का प्रस्ताव मान लिया। यहाँ पे उन्होंने इनके बीच समझौता हुआ था, तो इसीलिए गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जी ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, वो है हमारा दूसरा, न पहले में लिया है न तीसरे में लिया है। ठीक है, जिस समय कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था, उसी समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 तक आयोजन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि इन्होंने गांधी और इरविन जी का एक समझौता हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। भारत वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, जो कि उस टाइम पे समझौते के बाद उसको स्थगित कर दिया था। गांधी जी ने उसको पुनः शुरू किया। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। तो ये एक नेता थे दक्षिणपंथी, जो कि जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट ने खुद के खर्चे पर हिस्सा लिया था। तो ये आपको याद रखना है कि बाकी जैसे लोग ब्रिटिश सरकार और उस पर गए थे भारत की ओर से, लेकिन जो मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, और एनी बेसेंट, इन्होंने खुद के खर्च पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 1932 में आपका सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड होता है। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों, सिखों को भारतीयों के साथ दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लागू की गई। कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों को भारतीय ईसाइयों, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका ये ईसाइयों की जगह ईसाइयों है, यहाँ पे गलत हो गया है, ईसाइयों। तो कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों, सिखों को भारतीय ईसाइयों के साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति की लागू की गई। ये आपका था सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, जो कि 1932 में है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ। इसमें देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 1, महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवार्ड का विरोध करने के लिए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए 71वां स्थान की जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या 138 करने का तथा संयुक्त निर्वाचन मंडल स्वीकार करने की बात कही गई। इसे पूना पैक्ट कहा गया, जो कि पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद था कि गांधी जी मतलब चाहते थे कि ये जो कम्युनल के तौर पे सबको अलग अलग कर दिया जाए, तो ऐसा गांधी जी नहीं चाहते थे, जबकि अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल बनाया जाए। तो यहाँ पे वही लिखा है कि मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को BR अम्बेडकर जी का गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए 71 स्थान की जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या 148 करने का तथा संयुक्त निर्वाचन मंडल स्वीकार करने की बात कही गई। इसे पूना पैक्ट कहा गया। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। ठीक है, ये आपका पूना पैक्ट के अंतर्गत था। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1932 में हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। 17 नवंबर, पहला नंबर पॉइंट है, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 से लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन का विरोध करते हुए बहिष्कार किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया। BR अम्बेडकर ने, ये एक इकलौते नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि जैसे गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीनों में हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारत में कांग्रेसी राष्ट्रवाद के समानांतर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विकास हुआ। ठीक है, 1922 के बाद असहयोग आंदोलन से उत्साहित युवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
फिर से हम लोग पढ़ते हैं इसको एक बार। अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? चंद्रशेखर आज़ाद की। किस पार्टी की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। कहाँ पे हुई? कानपुर में हुई। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में। इसके मुख्य कार्यकर्ता थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, सचेंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह। ठीक है, इस संस्था के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में सरकारी खजाने को ले जाती हुई 8 डाउन रेलगाड़ी को लूटा। काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाले प्रथम मुस्लिम थे। यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले जो भी स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम मुस्लिम थे जिनको फांसी दी गई थी वो आपके अशफाक उल्ला खान जी थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 में ये नेक्स्ट जो एसोसिएशन है वो हम लोग देखते हैं कि जो पहला वाला था उसमें था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे भगत सिंह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को तो फांसी हो चुकी है। ठीक है, जो इसके सदस्य थे। और इसके बाद क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, और भगत सिंह, ठीक है, के नेतृत्व में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ पे आपका रिपब्लिकन एसोसिएशन है, सोशलिस्ट नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट आप ये जो मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि भगत सिंह के आने से सोशलिस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी वो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर की थी। और इसकी स्थापना कहाँ की थी? ये हमारा दिल्ली में की गई थी। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। और इन दो एसोसिएशन में मैक्सिमम टाइम पे हम लोगों को, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी और इसके मेंबर कौन कौन थे। तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी और ये अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा की गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, 4 साल बाद। और इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर की थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी के कुछ पॉइंट और हैं और हम लोग देख लेते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिस सैंडर्स की लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने हत्या कर दी थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब विरोध हो रहा था तो जिस पुलिस टुकड़ी का सैंडर्स नेतृत्व कर रहा था उसी ने लाला लाजपत राय जी पे लाठी चार्ज किया था। और इसी के चलते 1928 में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो उसी सैंडर्स को यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और भगत सिंह ने और राजगुरु ने सैंडर्स की लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है? भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। तो ये कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे और कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी किसी के हाथ में आज तक नहीं आए। उनके पास एक छोटी सी गन थी, उन्होंने खुद आत्महत्या की थी ताकि वो अंग्रेज़ों के हाथ में ना लगें। अंग्रेज़ों की गोली से वो नहीं मरना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ किताबों में कुछ लिखा है और कुछ में कुछ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कोई मेजर कन्फ्यूजन नहीं है। आपको याद रखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मृत्यु हुई वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई थी। और कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 में। ठीक है, 23 मार्च 1931, यहाँ पे 21 नहीं है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे 1931 आपका। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, सैंडर्स की हत्या के आरोप में। ठीक है, बंगाल में सूरज सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। यह संस्था चटगांव में क्रियाशील थी।
सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी। तो आपको याद रखना है ये दो पुस्तक, सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी थी और भगत सिंह ने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये आपकी दो पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और अगर पूछे कि बंगाल में सूरज सेन ने किस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी बनता है। और ये सब आपको पता ही होगा कि 23 मार्च और 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को, ठीक है। चलिए 1937 पे चलते हैं। 1937 में आपका प्रांतीय विधानमंडल चुनाव होता है। 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में हुए, जिसमें कांग्रेस के 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया गया। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिपरिषद ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में इस्तीफा दिया। देश में आपातकाल लगाया गया। 1937 में ही ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है। 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का नामक संगठन किसने बनाया था, तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ हुआ, ये आपका 17 अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ, ठीक है। विनोबा भावे पहले और नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे जो कि गांधी जी के साथ में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1940। 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव में युद्ध संबंधी विषयों पर विचार के लिए युद्ध परामर्श समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया। भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व देने के लिए इसके लिए विस्तार की योजना सामने रखी गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पाकिस्तान की मांग 1940 में उठी, ठीक है। मुसलमानों के लिए यहाँ पे प्रथम नहीं है, पृथक माँ की जगह क्या है, पृथक राष्ट्र का सुझाव सबसे पहले प्रसिद्ध शायर इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दिया था, ठीक है। पाकिस्तान नाम आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली ने दिया था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे रहमत अली, इन्होंने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। तो ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तारीख को, 23 मार्च को 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की घोषणा की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्स मिशन। 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था, ठीक है। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात स्वीकार की गई। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि या चेक पोस्ट डेटेड, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, चेक नहीं है यहाँ पे, हाँ, उत्तरांकित तिथि का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, तो वो कहा था हमारे मतलब क्रिप्स मिशन को जो आया था, ठीक है। और इसमें वो चाहते थे कि भारत जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारत इंग्लैंड का साथ दे। इसके बाद आता है आपका 1942। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो पॉइंट नंबर 1 है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा यहाँ से। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। किसने नारा दिया, गांधी जी ने, कब दिया, 8 अगस्त 1942 को। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। गांधी जी को
पूना के आगा खां महल में रखा गया। उसी समय जो भी नेता गिरफ्तार हो रहे थे उसमें से गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया तथा तटस्थता बनाए रखी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं अरुणा आसिफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का काम किया। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 1944। यहाँ पे आता है राजगोपालाचारी फार्मूला। देश में सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौता का एक योजना प्रस्तुत किया, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जानते हैं। कब आया? 1944 में। नेक्स्ट देखते हैं वेवल योजना 1945। 4 जून 1945 को वेवल योजना का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया गया, जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। युद्ध के उपरांत भारत को स्वयं संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जानी थी। ये आपका वेवल योजना थी। ठीक है। अब यहाँ से ये सारी योजनाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि 2 साल बचे हैं, हम लोग स्वतंत्रता के करीब हैं। इसके बाद आता है 1945। 1945 में आपका शिमला समझौता होता है। वेवल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जिन्ना ने मांग रखी कि प्रस्तावित परिषद में मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को हो। ठीक है। इसमें जो भी सदस्य प्रस्तावित किए जाएँ परिषद में, उनका अधिकार, जो भी उनको नॉमिनेट करना है, उनका अधिकार केवल मुस्लिम लीग के पास हो, ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की। इसमें यह भी प्रदान किया गया कि यदि किसी निर्णय पर मुसलमानों की आपत्ति हो तो उसमें केवल 2/3 बहुमत से ही या अन्य किसी प्रकार ऐसी व्यवस्था ही लागू की जाए। शिमला वार्ता विफल हो गई। कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार दोनों इसमें सहमत नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसी ही मांग रख दी थी जिसमें ना कांग्रेस सहमत थी और ना ही ब्रिटिश सरकार। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग 1946 में। 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आता है। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इम्पोर्टेंट डेट है ये। इसके 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर थे। जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ। ठीक है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकृति तथा 10 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारतीय संविधान का गठन हुआ था। ठीक है। कैबिनेट मिशन जो आया था, इसी के प्रस्ताव पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, ताकि ये हुआ था कि अब आप लोग अपना संविधान खुद से बनाएं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग 1947 में, जो कि भारतवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। ठीक है। माउंटबेटन योजना 1947 में आती है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। 3 जून 1947 को उसे भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा। ठीक है। जिसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। तो यहाँ पे ये 2-3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। सबसे अंतिम जो वायसराय था वो हमारा माउंटबेटन ही था। ठीक है, आपको याद रखना है। और 3 जून 1947 को उसने भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक संसद में पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। तो ये जो संविधान पारित हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, वो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। और 15 अगस्त 1947 से हमारा प्यारा भारत आज़ाद है। अब हम सभी लोग आज़ाद हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का ये हमारा नेशनल मूवमेंट का सफ़र रहा। ये कैसा रहा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें आपको रिवाइज़ भी कराना है। तो हम लोग फटाक से जो भी इम्पोर्टेंट डेट थी और जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं उस डेट में, उस सन में, उस वर्ष में घटित हुई हैं, उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से 5 मिनट के अंदर सारे सन के हिसाब से हम लोग योजनाएं रिवाइज करते हैं। तो आपका पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। सूरत अधिवेशन कांग्रेस के प्रथम फुट 1907 में हुआ। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य दिल्ली का दरबार 1911 में हुआ। होम रूल लीग का गठन 1916 में हुआ। मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता 1916 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920 को हुआ। असहयोग आंदोलन 1920-1922 के बीच में हुआ। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। स्वराज पार्टी का गठन 1923 को हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 को हुआ। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की घटना 1929 को हुई और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 को की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में हुई। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना 1941 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 हुआ। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946 को हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा 16 अगस्त 1946 को हुई। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई। भारत संविधान सभा का निर्वाचन 1946 को हुआ। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आयोजित हुई। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हुई और कश्मीर का भारत में विलय 1948 को हुआ। देशी रियासतों का भारत में विलय 1948 में। 1950 में 1948 से 1950 के बीच सरदार पटेल जी द्वारा हुआ और भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। ठीक है, ये यहीं तक सारे नेशनल मूवमेंट मैंने आपका कवर करा दिया है। मैंने कोशिश की है कि आपका जल्दी से जल्दी जितने कम समय में हो आपका पूरा रिवाइज करा दूं और आई होप आपको चीज़ें सही लगी होंगी और इसमें अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपसे फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कोई ट्यूटर या कोई मेंटर के तौर पे या कोई अध्यापक के तौर पे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। मैंने आपको एक तरीके से जैसे सभी दोस्त बैठ के ग्रुप स्टडी करते हैं, मैंने वैसे ही आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। अगर इसमें से कुछ गलती निकलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर बोलने में मेरे कुछ गलत निकल गया है या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो प्लीज़ उसको अगर माफ़ी करने योग्य हो तो उससे माफ़ कर दीजिए और अगर गलती बहुत मेजर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और एक चीज़ और कि मैं इसकी जो जो इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। आप यहाँ पे जुड़ के PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और अगर किसी मित्र या दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अध्ययनवादी। यहाँ पे आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको एक भी वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो ऐसा एक भी वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा। मैं वीकली करंट अफेयर भी लाता हूँ, अगर आप चाहें तो वीकली करंट अफेयर का भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।